देखो इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित 3 सोल्ड एग्जाम्पल अपने इसमें दिए हुए हैं। तीनों सोल्ड एग्जाम्पल को आप सोल्व करके जरूर देखें। मैं उस अनसोल्ड क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं जो अपनी बुक में दिया हुआ है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, देखो एक काले कागज पर दो सफेद बिंदु, एक काले कागज पर दो सफेद बिंदु, एक काले कागज पर दो सफेद बिंदु एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर रखें। दो सफेद बिंदु एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर रखें। एक काले कागज पर दो सफेद बिंदु एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर रखें। उन्हें लगभग 3 मिलीमीटर व्यास वाली आंख की पुतली से, उन्हें लगभग 3 मिलीमीटर व्यास वाली आंख की पुतली से देखा जाता है। तीन मिलीमीटर व्यास वाली आंख की पुतली से देखा जाए। प्रकाशीय उपकरण आंख की पुतली हो गई है भाई, इसमें जो लेंस है उसका व्यास आ जाएगा। उनके मध्य अधिकतम दूरी क्या होगी? उनके मध्य अधिकतम दूरी क्या होगी? उनके मध्य अधिकतम दूरी क्या होगी कि उन्हें आंख द्वारा ठीक विभेदित ही किया जा सके? क्या होगी कि उन्हें आंख द्वारा ठीक विभेदित ही किया जा सके। ये अपने पास क्वेश्चन है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी हुई है अपन को, वो इतनी है ब्रैकेट में। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर है। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? काले कागज पर दो सफेद बिंदु हैं, ये रहे, एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर है। ये लो, काले कागज पर दो सफेद बिंदु एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। उन्हें लगभग 3 मिलीमीटर व्यास वाली आंख से देखा जा रहा है। यहां से जब अपन देख रहे हैं तो इस आंख का जो व्यास है वो कितना दिया है? 3 मिलीमीटर, यानी कि स्मॉल ए। 3 × 10⁻³ मीटर हो गया, तो यानी अभिदर्शक हो गया वो, और ये हो गई है आपके पास स्मॉल एल। चलो यही कर देते हैं इसको, 1 × 10⁻³ मीटर हो गया। इनके मध्य अधिकतम दूरी क्या होगी? यानी कि इस दूरी का ये मान पूछ रहे हैं भैया। अगर इनको अपन देख रहे हैं ऐसे, तो ये वाली डिस्टेंस को ये क्या कर रहे हैं? ज्ञात करवाना चाह रहे हैं। स्मॉल डी मैक्सिमम, ये आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है। लैम्डा आपको दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, यानी कि 5 × 10⁻⁷ मीटर। कैसे? 1 नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹, 2 पावर -7 बच गई। तो देखिए अब क्वेश्चन, अपने पास फॉर्मूला ये था भैया, L/D = 1.22 λ/AC। इस फॉर्मूले से आपको निकालना है स्मॉल डी।
ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एल ए अपॉन में 1.22 लैम्डा। मान रखिए एल की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻3, फिर ए की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि मिलीमीटर में है तो मीटर में तो चेंज करेंगे यहाँ, 1.22। लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻7। ये लो, अब आप इसकी केवल सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए। ऊपर आप क्या देख रहे हैं, 1 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 3, यानी कि ये रह गया मेरे पास 3 इंटू, देखो -6 है, -7 है, यानी एक ऊपर और आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये तो हो गया है 30। नीचे देखिएगा 1.22 इंटू 5, यही है। अब इसे देखो 5 से 30 कैंसिल आउट कीजिए, ये हो गया 6 टाइम, तो यहां हो गया है 6 अपॉन में 1.22, यानी कि फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया है 3 अपॉन में 0.61। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो, अगर ये अप्रोक्स 0.60 होता तो ये लगभग 5 बार कट जाता। भाई पॉइंट को ही हटाते आप, या इस पॉइंट के आगे आता है 300 अपॉन में 61 हो गया। 300 अगर ये है तो यानी अप्रोक्स ये वैल्यू आपके पास आ गई 5 मीटर। 3 अपॉन में 0.61 को अपन लिख सकते हैं अप्रोक्स 5 मीटर, यानी कि लगभग इनके बीच की अधिकतम दूरी क्या होगी, 5 मीटर होगी। यहां पर जो आंख की जो पुतली दी है, वो पुतली का जो व्यास है वो एक तरह से क्या बन गया, अभिदर्शक लेंस बन गया। यहां अपने इससे संबंधित क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन इस चैप्टर का जो पूरा करते हैं वो है प्रकाश का ध्रुवण, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखिए ये अनसोल्ड क्वेश्चन तो मैंने सोल्व किया है, इस पे मैं फिर से बता दूं, इस पर बेस जो सोल्ड एग्जांपल, 3 सोल्ड एग्जांपल अपनी बुक में दिए हुए, तीनों ही सोल्ड एग्जांपल आप सोल्व करके जरूर देखें, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अब अपन शुरू करते हैं इसमें प्रकाश का ध्रुवण। देखिए अब अपन पढ़ेंगे इसके अंदर प्रकाश का ध्रुवण, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अपन ने इस चैप्टर के अंदर प्रकाश की जो घटनाएं पढ़ ली, देखो प्रकाश का व्यतिकरण कंप्लीट कर लिया, विवर्तन कर लिया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपन ने जान लिए, हाइगेंस थ्योरी अपन ने जान ली थी, उससे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन की अपन ने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली थी। अब अपन पढ़ रहे हैं इसमें प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, देखो भाई पोलराइजेशन ऑफ लाइट है क्या। अपन ने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि मैक्सवेल ने ये कहा था कि प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश की जो तरंगें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जिनमें विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत कंपन करते हैं, और इन दोनों के कंपन तरंग संचरण के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यूं कह सकते हैं तरंग का जो संचरण होता है इन दोनों के कंपनों के तल के क्या होता है, लंबवत होता है। ये अपन ने इसमें पढ़ा था इसी चैप्टर के शुरू में कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन, जिसका अपन चित्र भी इसमें शुरू में बना चुके थे कि इस प्रकार से अपन ने देखा था कि अगर संचरण इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र कंपन इस दिशा में है, तो इस जेड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के क्या होंगे, कंपन होंगे। अगर प्रकाश का वेग इस एक्स में है, प्रकाश का वेग एक्स अक्ष में है, तो वाई अक्ष में विद्युत क्षेत्र सदिश ई के कंपन होंगे,
और जेड अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर के क्या होंगे, कंपन होंगे। प्रकाश की सभी घटनाओं में विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर प्रयुक्त होता है, इसीलिए इसे प्रकाश सदिश भी कहा गया था। इसीलिए इसे अपन ने क्या कहा था, प्रकाश सदिश भी कहा था। तो अब देखिएगा ध्रुवण है क्या। अब इसको अपन जाने कि ध्रुवण है क्या। तो देखें, जो साधारण प्रकाश होता है, जैसे सनलाइट आती है, जो साधारण प्रकाश होता है उसके कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं। साधारण प्रकाश के कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है, या यूं भी कह सकते हैं साधारण प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में होते हैं। ऐसे प्रकाश को कहा जाता है साधारण प्रकाश। जब इस साधारण प्रकाश को, जिसे कि अपन अध्रुवित प्रकाश भी कह रहे हैं, इस अध्रुवित प्रकाश को जब अपन किसी टूरमेलीन के क्रिस्टल या यूं कह सकते हैं किसी निकोल प्रिज्म में से इसे गुजारते हैं, तो इसके कंपन किसी एक तल में सीमित हो जाते हैं, या किसी एक दिशा या दिशाओं में क्या होते हैं, सीमित हो जाते हैं। किसी एक तल में इसके कंपन सीमित हो जाते हैं। ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इस अध्रुवित प्रकाश के ध्रुवित प्रकाश में बदलने की ये जो घटना है, इस घटना को कहा जाता है ध्रुवण। तो देखिए कैसे, जैसे अध्रुवित प्रकाश जिसके कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं, इस प्रकार अपन व्यक्त कर रहे हैं, ये अध्रुवित प्रकाश है। अगर मैं इसे किसी टूरमेलीन के क्रिस्टल से गुजारता हूं, ये मेरे पास हेक्सागोनल यानी षटकोणीय रूप के अंदर कोई टूरमेलीन का क्या है, क्रिस्टल है। अगर मैं इस टूरमेलीन के क्रिस्टल से जब ये प्रकाश गुजरता है, तो इसके कंपन क्या होंगे, एक ही तल में सीमित हो जाएंगे। या तो ये कंपन होंगे तल के समानांतर, या फिर होंगे ये कंपन तल के लंबवत। तो देखो ध्यान रहे, इस प्रकाश का इस प्रकाश में बदलना, ये जो प्रकाश है ये तो है अध्रुवित, अनपोलराइज लाइट, और ये है ध्रुवित प्रकाश, यानी कि पोलराइज लाइट। ये तो है अध्रुवित प्रकाश और ये कैसा है, ध्रुवित प्रकाश। अब देखो भाई, ध्रुवित जो प्रकाश होता है, इस ध्रुवित प्रकाश को अपन किस प्रकार निरूपित करते हैं, किस प्रकार दर्शाते हैं, वो देखेगा। फिर अपन सारा लिख लेंगे। या तो ध्रुवित प्रकाश को इस तरह से दर्शाते हैं, तीर के निशानों से, और ये इसका संचरण हो गया। तो इसको कहा जाता है तल के समानांतर अगर कंपन हो रहे हैं तब, और अगर मान लिया तल के लंबवत अगर कंपन हो रहे हैं तब इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और अगर ये दोनों मिला दिए जाएं, यानी कि इस तरह से तल के समानांतर कंपन हो रहे हैं और अगर तल के लंबवत भी अगर कंपन होते हैं और संचरण की दिशा ये है ये, तो ऐसी स्थिति में भी इसे क्या कहा जाता है, अध्रुवित प्रकाश। यानी कि ये भी अध्रुवित प्रकाश है, ये दर्शाने का तरीका है, अध्रुवित प्रकाश। और ये दोनों कैसे हैं, ध्रुवित प्रकाश। तो आप ध्यान दीजिएगा, अध्रुवित प्रकाश जिसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं, या ऐसे भी इसे मैं दर्शा सकता हूं, ये मैंने बताया, ऐसे भी दर्शा सकता हूं और ऐसे भी। और ध्रुवित प्रकाश ऐसे भी, तल के समानांतर और ये तल के लंबवत, और ये संचरण की दिशा है। तो ये तो हो गए हैं ध्रुवित प्रकाश, ये अध्रुवित। और इस अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश में बदलना, यही क्रिया कहलाती है ध्रुवण, जिसको अपन अब लिखते हैं। अब ध्यान रहे, ध्रुवण की जो विशेषता होती है, तरंग की प्रॉपर्टी तो ये है भाई, व्यतिकरण और विवर्तन, ये भी तरंग की प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये अनुदैर्ध्य तरंगों में भी पाई जा रही थी। यानी कि ध्वनि की तरंगों में भी व्यतिकरण पाया जाता है, ध्वनि की तरंगों का भी विवर्तन पाया जाता है, लेकिन ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है, अनुदैर्ध्य तरंगों का नहीं है। या यूं कह सकते हैं, ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का नैज गुण है। ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का क्या है, नैज गुण है, उसकी एक निजी प्रॉपर्टी है। अनुदैर्ध्य तरंगों में गुण नहीं पाया जाता है।
प्रकाश और ध्वनि में विभेद करने वाली जो घटना है वो घटना है ध्रुवण, क्योंकि ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों में पाया जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं, यानी ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। अब अपन इन पॉइंट को लिख लेते हैं जो अपन ने अभी अभी जाने और समझे हैं कि ध्रुवण अपन किसे कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश क्या है और ध्रुवित प्रकाश क्या है। देखो ये सिंपल पोर्शन है इस चैप्टर का, लेकिन थ्योरेटिकल है। मैं आपको इसमें सारे नोट्स बोर्ड पर ही लिख रहा हूं, आप इनको एज इट ऐसे कैसे अपनी नोटबुक में इसको कॉपी कर लें। जिस तरह से हम क्लास में समझाने के बाद बोल के लिखाते हैं, ठीक उसी तरह से मैं जो बोल के लिखाते हैं उसको सब कुछ मैं इस पे बोर्ड के ऊपर ही लिख रहा हूं। तो आपके लिए बहुत इजी और अच्छा हो गया कि सीधा आप इसे डायरेक्ट सीधा याद करें अपनी नोटबुक में नोट करने के बाद। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखें जरूर, लेकिन ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लेके अपन रख लें, ऐसा नहीं है। आप इसे लिखें, क्योंकि जब अपने हाथ से लिखते हैं तो उसको याद रखना क्या होता है, आसान होता है। तो देखिए मैंने हिंट क्या डाली है, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण है क्या, देखो पहले अपन ये जान लें। साधारण प्रकाश, साधारण प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन, साधारण प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन, साधारण प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत के कंपन, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में होते हैं, के लंबवत सभी संभव सभी संभव दिशाओं में होते हैं। साधारण प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में होते हैं। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश, यानी कि अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो ये तो हुआ अध्रुवित प्रकाश, यानी कि ऐसा प्रकाश जिसके कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। फिर अपन लिखेंगे ध्रुवण होता क्या है। इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवण प्रकाश में, इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की जो घटना है वही क्या कहलाएगी, ध्रुवण कहलाएगी। तो देखिए अपन ध्रुवण किसे कहेंगे, यदि किसी प्रक्रिया या विधि, कुछ भी कह दो, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश के, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश कह दें या अध्रुवित प्रकाश कह दें, साधारण प्रकाश के, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों को, साधारण प्रकाश के विद्युत सदिश कंपनों को, यदि किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश के विद्युत सदिश कंपनों को निश्चित दिशा के कंपनों को निश्चित दिशा या दिशाओं, यानी कि तल भी कह सकते हैं, निश्चित दिशा या दिशाओं में सीमित कर दिया जाए, निश्चित दिशा या दिशाओं में
में सीमित कर दिया जाए तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, और प्रकाश जो इससे प्राप्त होगा वो कहलाएगा ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। में सीमित कर दिया जाए तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण, तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण एवं प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश, एवं प्रकाश को क्या कहते हैं अपन, ध्रुवित प्रकाश, यानी पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब एक विशेष बात जो मैंने अभी चर्चा की थी कि ध्रुवण का गुण ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है, ये प्रकाश तरंगों में यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में, अर्थात जो तरंगें अनुप्रस्थ होती है उनमें पाया जाता है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगों का क्या हुआ, नेज गुण हो गया। ध्यान रखना इस चीज का, एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है खूब बार कि ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का, ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का नेज गुण है, यानी उनकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, का नेज गुण है, अर्थात ये अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं पाया जाता है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन नहीं, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, केवल प्रकाश तरंगों में ये गुण पाया जाता है ध्रुवण का। तो ये चीज अपन ने देख ली है कि देखो प्रकाश का ध्रुवण, ये अपन ने हिस्सा शुरू किया है इस चैप्टर का। साधारण प्रकाश में विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में होते हैं, तो ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यदि किसी प्रक्रिया द्वारा साधारण प्रकाश के विद्युत सदिश कंपनों को निश्चित दिशा या दिशाओं में सीमित कर दिया जाए तो इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण एवं प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का क्या है, नेज गुण है, ये अपन ने जान लिया। अब अपन जानेंगे अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश का निरूपण, यानी किस प्रकार से अपन इसे दर्शाते हैं। तो देखिए, ये थ्योरेटिकल और इजी पार्ट है, जिसे आपको इस पार्ट को याद करना ही होगा क्योंकि थ्योरेटिकल है ये पार्ट। तो अब देखिए, अब अपन जान रहे हैं अध्रुवित एवं ध्रुवित प्रकाश का निरूपण। अध्रुवित यानी अनपोलराइज्ड एवं ध्रुवित यानी कि पोलराइज्ड। अध्रुवित एवं ध्रुवित प्रकाश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किस प्रकार से अपन उसे दर्शाते हैं। तो देखिए, पहले अगर अपन बात करें ध्रुवित प्रकाश की, तो देखो अगर मैं इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट करूं कि अगर इस प्रकार से कंपन अगर अपन शो कर रहे हैं और ये तरंग का संचरण इस दिशा में है। देखो, आपने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें जानी है। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है जब माध्यम के कारण तरंग संचरण के अनुदिश कंपन कर रहे हो, वो तो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। और तरंग संचरण के लंबवत अगर कंपन हो रहे हैं तब वो तरंग कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश की तरंग कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो देखो,
अगर ये इस प्रकार से है, यानी संचरण तो इस डायरेक्शन में, तो इसे कहते हैं कागज के तल के समांतर कंपन। कागज के तल के समांतर कंपन। और इस प्रकार से भी आप इसे शो कर सकते हैं, ध्रुवित प्रकाश। ये संचरण है, ये इसका मतलब होता है कागज के तल के लंबवत कंपन। कागज के तल के लंबवत कंपन। तो देखो अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश का निरूपण है, तो ये जो निरूपण मैंने लिया है ये है ध्रुवित प्रकाश के लिए। यानी ध्रुवित प्रकाश को अपन इन दो तरीके से दर्शा सकते हैं। कागज के तल के समांतर कंपन हो रहे हो तो इस प्रकार से, और कागज के तल के अगर लंबवत कंपन है तो इसे अपन इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर अध्रुवित प्रकाश की बात करें तो देखिए उसका रिप्रेजेंटेशन अपन ऐसे ले सकते हैं कि उसके कंपन सभी संभव दिशाओं में है। ये कैसा है? अध्रुवित प्रकाश। या इसे यूं भी ले सकते हैं, अगर ये दोनों ही कंपन विद्यमान हो, कागज के तल के समांतर कंपन भी विद्यमान हो और कागज के तल के लंबवत भी विद्यमान हो, तो फिर वो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश नहीं होगा, यानी वो कैसा हो जाएगा? अध्रुवित प्रकाश। क्योंकि कागज के तल के लंबवत भी कंपन हो रहे हैं और तल के समानांतर भी कंपन हो रहे हैं। अगर दोनों ही कंपन उसमें पाए जा रहे हैं तो ये प्रकाश अध्रुवित प्रकाश बन जाएगा, न कि ध्रुवित प्रकाश। ये लीजिए, ये कागज के तल के लंबवत कंपन भी मैंने इसमें बना दिए हैं। इसका मतलब ये निरूपण कौन से प्रकाश का हुआ? अध्रुवित प्रकाश का। तो अपन इस चैप्टर में अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाशों को इस प्रकार से अपन दर्शाएंगे। तो देखो अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश का निरूपण, ये तो है कागज के तल के समांतर कंपन और यह है कागज के तल के लंबवत कंपन। और अगर दोनों ही कंपन विद्यमान हो एक साथ तो इसे कहते हैं अपन अध्रुवित प्रकाश। अब अपन बात करेंगे कंपन तल और ध्रुवण तल के। कंपन तल से मतलब है जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन विद्यमान होंगे वो ध्रुवण तल होगा, और जिसमें अनुपस्थित होंगे वो कहलाएगा ध्रुवण तल। चलो उसको और जानते और समझते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन जो जान रहे हैं कंपन तल एवं ध्रुवण तल को। कंपन तल एवं ध्रुवण तल। कंपन तल एवं ध्रुवण तल यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। कंपन तल और ध्रुवण तल है क्या? देखो पहले अपन इसे समझ ले थोड़ा सा। देखिए किस तरह से, ये जैसे मेरे पास कोई टूरमेलिन का क्रिस्टल है, षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल। ये मेरे पास कोई टूरमेलिन का क्या है? क्रिस्टल है। अगर ये टूरमेलिन का क्रिस्टल है, इसके ऊपर
कोई अध्रुवित प्रकाश यहां आपतित होता है और इस प्रकाश के संचरण का पथ ये है, यानी इस प्रकार से उसका संचरण हो रहा है। ये देखो भाई, यहां से ये अध्रुवित प्रकाश उत्पन्न होता है। सभी संभव दिशाओं में कंपन हो रहे हैं। ये इसका संचरण यहां से है। अगर यहां बिंदु O से इसका संचरण है और S क्या है, कोई प्रकाश का स्रोत है, यानी इस प्रकार से ये अध्रुवित प्रकाश है। ये देखो भाई, ये अध्रुवित प्रकाश, ये प्रकाश स्रोत से आ रहा है। जब ये टूरमेलिन क्रिस्टल में आता है तो इसके कंपन एक तल में क्या होंगे, सीमित हो जाएंगे। यानी कि टूरमेलिन का क्रिस्टल इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देगा, अर्थात टूरमेलिन का क्रिस्टल ध्रुवण की घटना को क्या करता है, उत्पन्न करता है। कह सकते हैं ध्रुवण की क्रिया को करता है, अर्थात अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में रूपांतरित कर देगा। इस तरह से देखिए, इसके अब कंपन यूं हो जाएंगे, यानी कि तल के लंबवत वाले कंपन गायब हो गए। कौन से कंपन आ गए, जो तल के समानांतर कंपन हो रहे हैं। अब जिस तल के अंदर ये विद्युत क्षेत्र सदिश के ये कंपन हो रहे हैं, इस तल को ही कहा जाता है कंपन तल, जो कि अब कौन सा हो गया, वो ये वाला तल हो गया। देखो अपने लिए, ये मैंने ले लिया है ABCD बन जाएगा। ये लीजिए, ये मेरे पास क्या बन गया है, कंपन तल ABCD। ये जो ABCD है, ABCD जिसके अंदर की विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन हो रहे हैं, ये तल हो गया मेरे पास कंपन तल। अब ये कंपन तल है इस प्रकार से, और इसके लंबवत देखो, ये इस प्रकार से हो गया, जैसे ये कंपन तल यूं है, इस प्रकार से कंपन हो रहे हैं इसमें। इसके लंबवत यूं, ऐसे जो इसके लंबवत जो तल होगा वो कहलाएगा ध्रुवण तल, जिसको अपन इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए किस तरह से, यहां मैं इस तरह से ले लूं इसे, ये डॉटेड डॉटेड करके अपन इसे शो कर लेते हैं। ये मैं इसे इस प्रकार से बना रहा हूं। ये लीजिए, ये मेरे पास हो गया है ABCD। इसके बाद इसका नाम दे दूंगा मैं EFG, और ये हो गया है H। ये जो EFGH है, जो कि इसके लंबवत है, देखो ये तल तो ऐसे है कंपन तल, इसमें ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, और ये इसके कैसा हो जाएगा, लंबवत, यानी कि यूं, इस प्रकार में ले सकता हूं, ऐसे इस प्रकार से। ये ऐसे तल है तो इसके यूं इस पर आर पर, ये जो तल हो गया है, ये तल कौन सा बन गया है, मेरे पास ध्रुवण तल बन गया है। तो देखो, ये अपन ने ध्रुवण तल, कंपन तल दोनों को इसमें शो कर दिया है। इसको थोड़ा छोटा कर दें, इधर से ज्यादा एंगल हो गया है, यहां तक ले लेते हैं। ये लो, यानी कि ये आ गया है G यहां पर। ये प्रकाश का क्या हो गया है, संचरण। ये मैंने संचरण ले लिया है प्रकाश का O डैश तक। तो देखो भाई, इसमें अब ध्यान दो कौन क्या क्या है। ये तो क्या है, टूरमेलिन का क्रिस्टल है। किस पदार्थ का बना हुआ है, टूरमेलिन, टूरमेलिन का क्रिस्टल है। अब एक एक का अपन नामकरण इसमें देख लें कि कौन क्या क्या है। तो देखो, प्रकाश के संचरण की दिशा, प्रकाश के संचरण की दिशा, ये तो है O डैश, O, और ये O डैश, ये प्रकाश के संचरण की दिशा है। फिर अपन बात करें हैं कंपन तल की, तो देखो कंपन तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये है ABCD। फिर बात करें आप ध्रुवण तल की,
वो इसके लंबवत है, जिसका नाम है EFGH। ये लीजिए जी, ये मैंने इन तीनों का शो कर दिया है यहाँ पर। अब एक चीज देखें, यानी कि ये जो तल है ये तो है कंपन तल, और ये जो तल बना है ये तल है ध्रुवण तल। दोनों तल एक दूसरे के परस्पर क्या है, लंबवत है। दोनों तल एक दूसरे के परस्पर क्या है, ये लंबवत है। अब इनकी अपन परिभाषाएं लिख सकते हैं आसानी से। देखो एक एक तल की अपन परिभाषा लिख सकते हैं। तो देखिए कंपन तल हुआ क्या, वह तल जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन, वह तल जिसमें प्रकाश सदिश का मतलब किसको कहते हैं, प्रकाश सदिश अपन विद्युत सदिश को ही कहते हैं भाई। प्रकाश सदिश किसे कहते हैं अपन, विद्युत सदिश को ही। वह तल जिसमें प्रकाश सदिश, या इसे ही कहते हैं अपन विद्युत सदिश, विद्युत सदिश के कंपन और वह तल जिसमें प्रकाश सदिश यानी विद्युत सदिश के कंपन और तरंग संचरण की दिशा, और तरंग संचरण की दिशा दोनों ही स्थित होती है, दोनों ही स्थित होती है कंपन तल कहलाता है। दोनों ही स्थित होती है, वही क्या कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। फिर अपन बात करें ध्रुवण तल की, तो ये कंपन तल के क्या है, लंबवत है। यानी कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें प्रकाश सदिश अनुपस्थित होता है, यानी कि नहीं होता है, वही क्या है, ध्रुवण तल। इसका उल्टा। तो देखिए ध्रुवण तल की अपन क्या परिभाषा देंगे, कंपन तल के लंबवत, कंपन तल के लंबवत, कंपन तल के लंबवत वह तल, वह तल, कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें प्रकाश सदिश का घटक, जिसमें प्रकाश सदिश यानी कि विद्युत सदिश का घटक शून्य होता है। का घटक शून्य होता है, ध्रुवण तल कहलाता है। ध्रुवण तल कहलाता है, यानी कि कंपन तल और ध्रुवण तल दोनों एक दूसरे के क्या हुए, लंबवत हुए। देखिए मैं एक बार रीड कर दूं इसमें, ये समझ तो आप गए होंगे कि वह तल जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन और तरंग संचरण की दिशा दोनों ही स्थित होती है, कंपन तल कहलाता है। फिर मैंने लिखा है कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें प्रकाश सदिश का घटक शून्य होता है, ध्रुवण तल कहलाता है। यह आपको चित्र से याद रखना है। यह क्रिस्टल काय का है, टूरमेलीन का क्रिस्टल है। अगर ये टूरमेलीन का क्रिस्टल है तो टूरमेलीन के क्रिस्टल ने क्या किया, इस अध्रुवित प्रकाश को यानी साधारण प्रकाश को किसमें चेंज कर दिया है, ध्रुवित प्रकाश में। इससे गुजरने के पश्चात ये टूरमेलीन का क्रिस्टल है भाई, जो षटकोणीय से मैंने बनाया है।
इसमें चेंज कर दिया। जिस तल में ई के कंपन है वो कंपन तल, और जो इसके लंबवत तल है जिसमें इसके घटक क्या है, शून्य है, उसको अपन ने नाम दिया है ध्रुवण तल। तो कंपन तल, ध्रुवण तल दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। अब अपन बात करेंगे, देखो फिर और ध्रुवित प्रकाश के और भी कई प्रकार हैं जो अपना हिस्सा है नहीं। अब अपन इसमें बात करेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहली है परावर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, दूसरा है अपवर्तन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, तीसरा है द्वि अपवर्तन द्वारा यानी कि डबल रिफ्रैक्शन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, और इसके बाद तीसरा है, चौथा अपन पढ़ते हैं प्रकीर्णन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, और एक है द्विवर्णता द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। 5 विधियां हैं, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्वि अपवर्तन द्वारा और द्विवर्णता डाइक्रोइज्म जिसे अपन बोलते हैं उसके द्वारा, और प्रकीर्णन द्वारा। इनमें से 4 विधियां अपने सिलेबस में है। प्रकीर्णन द्वारा ये विधि अपने सिलेबस में नहीं है, परंतु एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें प्रकीर्णन वाली विधि है। द्वि अपवर्तन वाली विधि उस सिलेबस में नहीं दे रखी है, जबकि अपने सिलेबस में प्रकीर्णन हटा करके क्या दी हुई है, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अंदर द्विवर्णता और द्वि अपवर्तन वाली विधि अपने दे रखी है। तो अपन जो विधियां अपने सिलेबस में दे रखी है अपन उन्हीं की चर्चाएं करेंगे। तो अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके अपन डालेंगे वो है समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। क्योंकि ध्रुवित प्रकाश का महत्व क्या है ये अपन इसमें आगे अपन जानेंगे। तो ये तो आप एक बार नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रह सके, अच्छे से आप इसे बना लें चित्र को। अब मैं इसको मिटाता हूं। ध्यान रहे प्रकाश के संसर्ग दिशा इस डायग्राम में क्या है, ओ डैश है, कंपन तल ABCD है और ध्रुवण तल क्या है, EFGH है। अब अपन जानेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां।